तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज भी हो सकते हैं, तो उस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। शुरू में जो हम बात करेंगे वो हमने करनी है कि वर्डप्रेस जब हमने इंस्टॉल किया तो डिफ़ॉल्ट चीज़ें वर्डप्रेस के साथ क्या क्या आती हैं, ठीक है, उनकी बात हमने करनी है। प्लस जब हम डिफ़ॉल्ट चीज़ों को समझ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल चीज़ें भी ऐड करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक्सटर्नल थीम्स, एक्सटर्नल प्लगइन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम इन्हीं ऑप्शंस की बात करेंगे जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट तौर पे मौजूद है। अच्छा, ये एडमिन टूल बार थी, ये एडमिन मेन्यू है। ठीक है, टूल बार वो थी ऊपर वाली, ये वाली क्या है, उसकी मेन्यू। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। आज हम इन ऑप्शंस का एक टूर करेंगे। टूर से मुराद यही होगा कि एक ओवरव्यू करेंगे चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद चीज़ों के अंदर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मौजूद है कि पोस्ट के अंदर जाके हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, पेज के अंदर जाके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पर आज हम सिर्फ इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर तो ये डैशबोर्ड का बटन है जो डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। होम है, अपडेट्स हैं। अपडेट्स का आपको पता लग गया था, इसका एक शॉर्टकट यहाँ पे भी आ जाता है और यहाँ पे भी मौजूद होता है। इस टैब में हम ये देख सकते हैं कि क्या हमारी वर्डप्रेस अप टू डेट है कि नहीं, क्या हमारे प्लगइन, क्या हमारे जो थीम है वो अप टू डेट हैं कि नहीं। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीज़ों के अंदर क्या आती रहती है, तब्दीली आती रहती है, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, कैसे अपडेट होती रहती हैं कि जब भी एक चीज़ रिलीज होती है तो उसके बाद उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, कुछ उसका बग फिक्स कर देते हैं, कुछ उसका एरर होता है जो कि ठीक कर देते हैं। तो जब एरर ठीक करते हैं तो अब पता नहीं कितने लोगों ने वो डाउनलोड कर ली होती है और ऑलरेडी, तो फिर वो एक अपडेट सेंड कर देते हैं ताकि जिसने भी वो इंस्टॉल की हुई है वो भी अपने पास वो वाला बग जो है वो फिक्स कर ले अपडेट करके। तो अपडेट से ये होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अप टू डेट रहती हैं, और जो भी थीम की या प्लगइन की अपडेट आती है हम उसे क्या करवाते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं, ताकि हमारा सिस्टम भी जो है वो अप टू डेट रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये पोस्ट। अब मैं इस पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके आगे अभी मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से भी मैं इन्हें देख सकता हूँ, प्लस मैं इसे क्लिक करके इसकी जो टैब है ये ओपन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है जी, पोस्ट क्या चीज़ है ये हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि बीइंग गुरु है और प्रो पाकिस्तानी है। अच्छा, अब ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये ब्लॉग्स हैं। अब पोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो ब्लॉग होता है ना उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती रहती हैं। ठीक है, कैसे, अब ये एक पोस्ट आई हुई है, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन, जेफ बेजोस स्टेप डाउन एज अमेज़न सीईओ। ठीक है, व्हाट्सएप लूजेस मिलियन ऑफ यूजर। ठीक है, 5 फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, अब क्या है कि ये सारी चीजें ये एक पोस्ट है, तो हमारे पास वर्डप्रेस हमें इजाजत देता है कि हम एक पोस्ट को क्रिएट कर सकें। ठीक है, इस पोस्ट में नजर कैसा आना है उसकी बात नहीं हो रही, इसके अंदर कंटेंट कौन सा जाना है उसकी बात हो रही है, इसका टाइटल क्या आना है उसकी बात हो रही है। अब वो पोस्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आपका एक ब्लॉग है रनिंग है, तो अब ये जो 23 दिन पहले, या मैं एक ऊपर पोस्ट देख रहा था, ये 19 घंटे पहले ये जो पोस्ट हुई हुई है, ये कैसे हुई है, उन्होंने इसी टूल को यूज करते करते एक पोस्ट बनाई है और उसे क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अभी मैं इनके फर्दर पोस्ट बनाने वाले ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे उन्होंने ऐड न्यू पे क्लिक किया है और पोस्ट लिखने के बाद यहाँ से क्या कर दिया, पब्लिश। तो वो क्या हो गया, सबके सामने नजर आ रही है। अब ये जो पैनल अभी हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हम अपनी तमाम पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं एक तरह से। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पोस्ट मौजूद है, ये हेलो वर्ल्ड वाली। अगर आप इस पे जाएं, ये देखें हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
बस एक ही पोस्ट मौजूद है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी पोस्ट मौजूद नहीं है। आप कहेंगे सर ये भी है। जी ये है तो सही, बट ये ड्राफ्ट में है, ये पब्लिश नहीं हुई भी। ड्राफ्ट में और पब्लिश में क्या फ़र्क होता है? सर ड्राफ्ट पब को अपने पास। जी वन बाय वन करके बोले जी आजम। जी असद आप बोले। सर ड्राफ्ट में आपकी जो वर्किंग होती है उसको वो सेव कर लेता है, लेकिन वो उसको एज अ ऑफिशियल पब्लिश नहीं करता, अपलोड नहीं करता उस तरह। तो जी पब्लिश नहीं होता कि जो आपकी वर्किंग होती है वो बिल्कुल सेव हो जाती है, तो वो अपलोड भी हो जाती है। जी ड्राफ्ट में ये होता है कि जो आपने चेंजेस की हैं वो सिर्फ आपकी हद तक रहती हैं, ये जो आपने लिखा है वो सिर्फ आपकी हद तक रहता है। और पब्लिश से ये है कि अब मैं भी ये पोस्ट देख सकता हूँ, हालांकि मैंने ये लिखी नहीं है, बट मैं इसे रीड ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये पोस्ट लिखी नहीं है बट मैं इसे रीड कर सकता हूँ। क्यों रीड कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो पोस्ट है ये पब्लिश हुई है। ठीक है, पब्लिश हुई है तो रीड कर सकता हूँ। अगर ये पब्लिश ना होती तो यहाँ पे मुझे नज़र भी नहीं आनी थी ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमारे पास ड्राफ्ट क्या होता है और पब्लिश। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि वो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं क्विक ड्राफ्ट में जो चीज़ लिखूंगा वो भी मेरे इस पैनल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब मेरा क्विक ड्राफ्ट कहाँ गया? ये है। मैं जल्दी से लिखना चाहता हूँ सपोज शाहिद आफरीदी के बारे में, और मैं लिख देता हूँ कि शाहिद आफरीदी, मैं बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे सेव ड्राफ्ट कर दूंगा। अब ये क्विक ड्राफ्ट क्यों यूज़ होता था कि मैं जल्दी से क्या कर लूँ, एक ड्राफ्ट क्रिएट कर लूँ ताकि मुझे बाद में मैं भूल ना जाऊँ। इसी तरह है कि बाद में मैं उस चीज़ को भूल ना जाऊँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए शाहिद अफरीदी वाली पोस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैं इसे ट्रैश भी कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ट्रैश में डाल दी। ठीक है, ट्रैश उसी तरह वर्क करता है जैसे रिसाइकल बिन। ये देखें ट्रैश। ठीक है, ट्रैश करने के बाद मैं इसे परमानेंटली डिलीट भी करवा सकता हूँ अगर मैं करवाना चाहूँ। वो देखें खत्म। ऑल पे कह रहा है कि दो हैं, एक पब्लिश हुई हुई है और एक क्या है, ड्राफ्ट में मौजूद है। मतलब एक ड्राफ्ट में है और एक पब्लिश में मौजूद है। तो मैं अपनी तमाम चीज़ों को एज अ होल यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। इसे सिलेक्ट करके इन पे बल्क एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। एडिट करना है, ट्रैश करना है, मैं सबको ट्रैश एक साथ भी करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये सर्चिंग का ऑप्शन है कि अगर तो मेरे पास बेतहाशा पोस्ट है, जैसे अब ये बीइंग गुरु है, अभी तो मेरा न्यू ब्लॉग है ना, तो कोई पोस्ट नहीं है। अब ये बीइंग गुरु है, इनके पास बेतहाशा पोस्ट मौजूद है। क्या पता इन्होंने 100 या 200 पोस्ट जो है वो पब्लिश की हुई है अपने ब्लॉग पे। तो अगर इन्हें किसी स्पेसिफिक पोस्ट को बाद में अपडेट करना है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वाली होती हैं ब्लॉग, उन्हें अपडेट करना पड़ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो फिर आप जिनने जो बात की होती है 1 साल पहले, क्या पता 1 साल बाद वो चीज़ चेंज हो जाए, तो आपने भी अपने ब्लॉग को अप टू डेट रखना होता है। ठीक है, अब जैसे वर्डप्रेस की पॉलिसी थी, सॉरी व्हाट्सएप की पॉलिसी थी, अब जैसे आई है आपने फ़ौरन एक आर्टिकल लिख के डाल दिया कि व्हाट्सएप की पॉलिसी ये है, पर व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली तो आपको भी अपना ब्लॉग चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपने वो डाल दिया तो आप यहाँ से उसे सर्च करके भी ढूंढ के नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सर्चिंग का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से हम पब्लिश जो है, अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ पब्लिश वाली आएंगी, ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ड्राफ्ट वाली आएंगी। ठीक है, और मैं इन्हें चेंज वगैरह कर सकता हूँ, इन्हें एडिट वगैरह कर सकता हूँ। यहाँ पे जिसने लिखी होगी उसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। कैटेगरी के अंदर अनकैटेगराइज्ड है। कोई मुझे बताएगा कैटेगरी से क्या मुराद होता है? जिस नौयत की पोस्ट हो। जिस नौयत की पोस्ट हो। ठीक है जी। जी और कोई बताना चाहें? यही होगा कैटेगरी कि क्या वो चीज होती किस फील्ड से बिलोंग करती है, मतलब है? किस बिल्कुल ठीक। कैटेगरी से, मतलब
अच्छा, अब कैटेगरी किस तरह से है, जैसे आप कोई आर्टिकल्स लिखते हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये आप इस तरह के बारे में, ये आपकी निश है। अब उसके अंदर आप लिखते हो फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग आपकी कैटेगरी होगी, और फ्रीलांसिंग के अंडर आप मल्टीपल पोस्ट जो है वो लिख देते हो कि फ्रीलांसिंग विद फाइवर, फ्रीलांसिंग विद अपवर्क, 5 मिनट फ्रीलांसिंग स्किल्स, 10 मिनट फ्रीलांसिंग स्किल्स, टॉप कैटेगरीज ऑफ फ्रीलांसिंग, वगैरह वगैरह। अब हम क्या करते हैं कि हमारी एक कैटेगरी फ्रीलांसिंग बन गई, उसके अंडर हम मल्टीपल पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग के अंदर आप क्या लिखोगे, ऑटो ब्लॉगिंग लिख दोगे, एफिलिएट लिख दोगे, उसके बाद विद एडसेंस लिख दोगे। तो आप उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें क्रिएट करवा सकते हो। मतलब कि कैटेगरी ऐसे शो करते, जैसे आपके पास परफ्यूम्स होते हैं मेन कैटेगरी के। अब मेन कैटेगरी के जो परफ्यूम है उनके अंदर भी एक लिस्ट होगी, ये वाला परफ्यूम, ये वाला परफ्यूम, ये वाला परफ्यूम, उनके नाम होंगे डिफरेंट, ठीक है। तो जब भी आप उस कैटेगरी में जाओगे आपको वो सारे परफ्यूम्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। वमेन कैटेगरी की बात की जाए तो उनके भी इसी तरह से होंगे। क्लॉथिंग की बात की जाए तो क्लॉथिंग एक जनरल टर्म है, मैन एक कैटेगरी आ जाएगी और वुमेन। फिर उस वुमेन के अंदर हम सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमने ब्लॉग क्रिएट करना होता है तो तब भी हम कैटेगरीज को क्रिएट करवा सकते हैं, जैसे इन लोगों ने भी क्रिएट करवाई। जैसे मोटिवेशन है, अब मोटिवेशन के नीचे ये चीज़ आ गई। इंटरनेट है, बिटकॉइन, व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी है ये। अब ये क्या है, ये इनकी सारी कैटेगरीज हैं। स्टार्टअप्स हैं, जॉब्स हैं, फ्रीलांसिंग है। तो ये देखें, ये क्या किया हुआ है इन्होंने, कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो चीज़ें डाली हुई, ठीक है। तो आपको ये इसका पता होना चाहिए, और ये हम अपने लिए खुद से क्रिएट करवा सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, अनकैटेगराइज्ड, यानी कि आपने कोई भी कैटेगरी अभी तक सेट नहीं की, बट हम लोग कैटेगरी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कैटेगरी की तो समझ आ गई। टैग्स क्या चीज़ होते हैं? मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन ली हो उसको टैग करें। वो तो टैग करना होता है ना, यहाँ पे टैग्स का क्या मतलब होगा? कीवर्ड्स। एक तरह की जो पोस्ट है उनको ढूंढने में मदद करते हैं। जैसे अगर आपने एक पोस्ट रख किया तो उस तरह के टैग्स जिनके जिनके साथ लगे हुए हैं उनको जी, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, और आरिफा आपकी बात भी ठीक है कि कीवर्ड्स, क्योंकि सर्च करने सर में ये हेल्प आउट कौन। जी सर आज़ाद। ये एसईओ में हेल्पफुल होते हैं कि हमने इंजन के लिए सर्चिंग को इजी करना है, तो हम उससे अपने जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड कीवर्ड जो हैं वो हम उसमें कर देते हैं। तो जब वो रिलेटेड सर्चेज आएंगी तो उसके अंदर हमारा जो आर्टिकल है वो भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आप सबने बिल्कुल इसको ठीक टाइटल भी आंसर कह किया सकते हैं। इसका। जी। अब देखिए, टैग्स इस तरह से होते हैं ना कि आपने लिख दिया, एक पोस्ट बनाई कि करियर ऑफ शाहिद अफरीदी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पोस्ट बनाई करियर ऑफ शाहिद अफरीदी। अब उसके अंदर आपने क्या क्या कीवर्ड्स आपने लिख सकते हो, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी बैटिंग, शाहिद अफरीदी रिकॉर्ड, ये आपके टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अब जैसे लिख दिया ना शाहिद अफरीदी, ये उस पोस्ट का टाइटल था, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, इसके रेलिवेंट टैग्स इस्तेमाल कर लेना है। इसके जो टैग्स बनेंगे ना वो किस तरह के बन सकते हैं, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो इसका एक टैग होगा सिंपल शाहिद अफरीदी, कि अगर कोई शाहिद अफरीदी लिखे तो मेरी पोस्ट उसके सामने आ जाए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, टॉप पाकिस्तानी क्रिकेट। बूम बूम भी लिख सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है सर जी, बूम स्क्रीन बूम शो लिख। नहीं हो रही। जी, आपको क्यों, स्क्रीन तो सबको विजिबल है। मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। आप अपने इंटरनेट एक दफ़ा रीचेक करें, क्योंकि बाकी सबको तो हो रही है। जी, बाकी सबको क्लियर है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे बताया बूम बूम लिख सकते हैं, इसके अलावा बेतहाशा आप लिख सकते हैं।
अब क्या होगा, अगर कोई बूम बूम सर्च करता है तो तब भी चांसेस होंगे कि हमारा वाला जो आर्टिकल है वो नजर आ जाए। ठीक है, उससे ये क्या होते हैं, बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से, और रेलिवेंट लिखने। अब यहाँ पे मैं बिरयानी नहीं लिख सकता, हालांकि बिरयानी एक कीवर्ड हो सकता है, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, क्योंकि बिरयानी का और शाहिदा फरीदी का क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है कि इस तरह से, यहाँ पे आप सपोज लिखते हो बिरयानी रेसिपी, ठीक है, अब ये आपके आपकी पोस्ट है, इसका ये टाइटल है, ठीक है, तो अब इसके टैग्स क्या आ सकते हैं जी, बिरयानी, हिंदी बिरयानी, होममेड बिरयानी, बहुत है सो। आप कुछ भी इस तरह का करके ना लिख सकते हो, कि अगर कोई होममेड बिरयानी लिखता है ना, तो फिर भी आपकी ये सिंधी बिरयानी वाली जो पोस्ट है उसे नजर आ जाए। तो टैग्स हमारी पोस्ट के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, सर्च इंजन को भी इंडिकेशन देते हैं, प्लस ये भी बताते हैं कि इस ये पोस्ट आखिर किस चीज़ के रेलिवेंट है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान सिंधी बिरयानी ही सर्च करे एग्जैक्टली ये, हर इंसान ये तो सर्च नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि अगर किसी ने रेलिवेंट भी कुछ सर्च किया है तो हम उसके रेलिवेंसी की बेस पे दिखा दें। हाँ, हो सकता है कि वो सिंधी बिरयानी ना ढूंढ रहा हो, कोई और बिरयानी ढूंढ रहा हो, तो फिर वो आपकी पोस्ट को ओपन नहीं करेगा या ओपन करके क्लोज कर देगा। बट अगर तो कोई सिंधी ही ढूंढ रहा है तो आपकी बिरयानी जो है वो उसके पास रेसिपी शो हो जाएगी। तो टैग्स क्या करते हैं, हमें हेल्पफुल साबित होते हैं, हमारे आर्टिकल्स को असिस्ट करते हैं और सर्च इंजन को इंडिकेशन देते हैं कि ये चीज़ किसके बाद। तो अभी तक मैंने कोई टैग्स भी नहीं लगाए हुए, तो टैग्स भी खाली हैं, और यहाँ पे उसकी डेट शो होती है कि किस डेट को ये चीज़ मॉडिफाई की गई थी। ठीक है, क्या होता है, उसकी डेट भी शो करती है कि किस डेट को ये शो हुई थी, ये यहाँ पे ये आपके पास पोस्ट आ जाती सर इसके लिए मिसाल से हेलो है। जी सर जी मैं यस। मिसाल सिंपल सी है ना, नानों की मिसाल ले लें। नान है, आलू वाला नान है, ठीक है, सादा नान है, मीठा नान है, बस यही है उसका जो आगे कैटेगराइज के आगे। जी, कैटेगरी का ये कह सकते हैं कि नान, और अंदर उसके टाइप्स आ गई सारी। ठीक है, और टैग्स में सर आप लिख सकते हो इस तरह। जी सर ये जो है टैग्स, इसकी भी लिमिटेशन होती है, मतलब कि हमने कितने टैग्स डाल सकते हैं? नहीं, इसकी लिमिटेशन नहीं होती, आप अपनी मर्जी के टैग जो है ना ऐड कर सकते हैं। बट इतने ज़्यादा हम ओवर पॉपुलेटेड भी नहीं करते होते, और बस रेलिवेंट डाल रहे हैं, तो जितने भी रेलिवेंट बनते हैं ना उतने डाल लें। ठीक है, ओके ऐसा सर। ना करें कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ डाल लें, तो फिर उससे फिर हम, अगर कोई हमारे आर्टिकल पे आता भी है और उसके वो रेलिवेंट चीज़ नहीं है तो वो वापस चला जाता है, बाउंस करता है, तो वो भी फिर चीज़ हमारे लिए नुकसान भी होती है। तो कोशिश यही करते हैं कि हम रेलिवेंट डालें। 4 से 5 बहुत है सकता है। नहीं, 4 से 5, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर रेलिवेंट बनते हैं तो। ठीक है, ये ऐड न्यू पे क्लिक करें। जी, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पोस्ट आ जाएगी। आज मैं आपको पोस्ट बनाना नहीं सिखाऊंगा कि पोस्ट कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। बट जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, मतलब कि हम ऐड न्यू पोस्ट की बात कर रहे हैं, और हम वो भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखिए कैटेगरीज और टैग्स का एक अलग से टैब बना हुआ है। अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कैटेगरीज और टैग्स जो हैं वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप नाम रखोगे, उसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हो तो इसकी कैटेगरी कौन सी आ जाएंगी, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आप रेसिपीज के बारे में लिखते हो तो आप देसी लिख लोगे, इटालियन लिख लोगे, चाइनीज लिख लोगे। तो जब आप बिरयानी की पोस्ट डालोगे तो वो देसी की कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अगर आप इटालियन लिखते हो, चाइनीज लिखते हो, तो जब आप कोई चाइनीज डिश पोस्ट करोगे तो वो उसके अंडर चली जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम उस कैटेगरी को डाल सकते हैं। फिर वही बात, मैं आपको कैटेगरी आज ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, ये हम तभी बनाएंगे जब हम इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। जब हम एक पोस्ट बना रहे होंगे तब हम कैटेगरी भी बनाएंगे और टैग्स भी, ठीक है। पर हमारे पास उसका पूरा पैनल ऐड मौजूद होता है। देखिए टैग्स हैं, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टैग्स भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया बिरयानी, अर्निंग, ऑनलाइन मनी। अगर मैं किसी भी फील्ड के बारे में लिख रहा हूँ तो मेरे टैग उसके रेलिवेंट लाजमी होने चाहिए। यहाँ से मैं 1 2 3 4 मल्टीपल टैग्स को ऐड करता जाऊंगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये स्लग क्या होता है ये भी हम तभी देखेंगे कि स्लग क्या होता है और इसका क्या काम होता है। पर हम क्या कर सकते हैं, बेतहाशा टैग्स अपनी मदद से अपनी मर्जी से ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मीडिया। अब मीडिया में भी क्या होता है, हमारे पास हम मीडिया को ऐड भी कर सकते हैं और जो मीडिया अपलोडेड होता है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है। सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, मीडिया को हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया को क्या करवा सकते हैं, सिंपली हम अपलोड करवा सकते हैं। अब ये अपलोड साइज की जो लिमिट है 40 MB, इसको भी हम फ्लक्चुएट जो है अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे उसकी भी बात हम करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। बट ये है कि हम इसको कर सकते हैं, हम चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, सारा कुछ हम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये अबू हुरैरा की पिक्चर है, मैं इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये देखें अपलोड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये भी अपलोड हुई है। इसे मैंने इस्तेमाल कहाँ पे करना है ये मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें आल्ट सारा कुछ मैं करवा सकता हूँ, बट मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं इसकी क्या क्या चीज़ें सेटल करवा सकता हूँ। पर हम इसकी सारी जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास HTML में रखवाते थे ऑल्ट वगैरह, वो यहाँ पे भी मैं रखवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी उन्हें सिलेक्शन की ऑप्शन है कि मीडिया टाइप्स कौन सी होनी चाहिए, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट वगैरह वगैरह। डेट के हिसाब से बल्क सेलेक्ट करनी है। बल्क का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मीडिया भी मैं ऐड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। किस टैब से करूँगा, मीडिया के टैब से, और ऐड न्यू पे क्लिक करने से मैं सिंपल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मीडिया तो सिंपल सी चीज़ होती है, आपको पता है मीडिया के अंदर ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स सारा कुछ मीडिया में आता है। पर अगर मुझे वीडियो लगानी पड़ जाए तो मैं वीडियो यहाँ पे कैसे अपलोड करूँगा, या क्या बेस्ट तरीका है वीडियो लगाने का? जी, अगर मीडिया मुझे के थ्रू। वीडियो लगानी पड़ जाए तो मैं कैसे अपलोड करूँगा, या आप क्या बेस्ट तरीका मुझे सजेस्ट करोगे जिसकी मदद से मैं वीडियो लगा सकूँ? जी आरिफा। सर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे उस वीडियो को रख के उसका लिंक लगा सकते हैं इधर। जी बिल्कुल ठीक है आरिफा जी, और भी कोई बताएं? जी अबू हुरैरा आप बताएं। सर इधर ही मीडिया के ऑप्शन से सर अपलोड कर दें। ठीक है, इसमें से ज़्यादा फिजिबल कौन सा रहेगा, इधर ही मीडिया से ऑप्शन से ऐड करना या किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से ऐड करवा देना? सर सर किसी एक्सटर्नल किसी प्लेटफॉर्म पर रखना वो तो अच्छा रहेगा। जी एक एक करके बोले, मुझे किसी की भी समझ नहीं आई क्या कहा है आपने। इधर से। जी इधर से ही अपलोड करना, ठीक है। हाँ जी अबू ज़रा आप क्या कहते हैं? सर एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से मेरे हिसाब से तो सही रहेगा, लिंक के जरिए। जी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म जो है उससे वीडियो लगाना ज़्यादा फिजिबल होता है। क्यों ज़्यादा फिजिबल होता है? क्योंकि हमारी अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी है तो वो हमने अपनी स्टोरेज पे रखवाई हुई है, वो हमारी स्टोरेज पे लोड डालेगी और उसे लोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा हैवी है। अगर आप 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो कर लेते हो तो वो भी अच्छा खासी MBs में बन जाती है, और आपने क्वालिटी भी मेंटेन करनी है तो फिर वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है काम। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास से मीडिया पिक्चर्स वगैरह हम डाल देते हैं, ठीक है, उसमें इतनी बट जब वीडियोस की बात आती है, अगर तो वीडियो स्मॉलर है या हमारे पास ऑप्शन ही यही है तो हम इस तरह लगा देते हैं। बट अगर आपने ज़्यादा वीडियोस शो करवानी है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने
अपना टेस्टिमोनियल शो करवाना है कि क्लाइंट्स आपके बारे में क्या कहते हैं, और आपने क्लाइंट से वीडियोस बनवाई हुई हैं और 10-12 वीडियोस हैं, फिर अगर हम खुद से अपलोड करेंगे तो वो हमारी होस्टिंग पे रखी जाएगी और वो ज़्यादा लोड डालेगी। हम क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे डालेंगे, सिंपल यूट्यूब पे डालेंगे, कॉपी करेंगे, उसको एम्बेड करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास वीडियो पब्लिश भी हो जाएगी और उसे लोडिंग का टाइम भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। क्योंकि वो जो पड़ी हुई है वो हमारे सर्वर पे नहीं पड़ी हुई, वो यूट्यूब के सर्वर्स पे पड़ी हुई है, वो यूट्यूब की सरदर्दी होगी। तो हमने जब भी हैवी फाइल्स आ जाती हैं हम उन्हें अपने पास नहीं रखवाते, हम क्या कर देते हैं, हम उन्हें एक्सटर्नल लगवा देते हैं। अगर अपने पे रखवाएं तो हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, एक्सटर्नल को प्रेफर करते हैं कि हम यूट्यूब पे रखवा के और एम्बेड करवा दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पेज। अब ये जो पेजेस है ना, ये क्या चीज़ है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पेज भी उसी तरह का एक पैनल है, ड्राफ्ट है, पब्लिश है, जैसे ये पोस्ट था, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ। कोई मुझे बताएगा कि पेज में और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है। जी हैंड रेस कीजिएगा। जी सिर्फ आरिफा, अबू जर, अबू हुरैरा, यही असद, ये बस 4-5 लोग ही हैंड रेस करते हैं, बाकी सबको नहीं पता होता कि क्या चीज़ है। जी अफशा मुसरत, आप बताएं। सर पेजेस ये होते हैं जैसे आप एक फ्रंट एंड हो गया पेज वेबसाइट का, फिर हम उसके आगे कुछ कैटेगरीज में चले जाते हैं, सेकंड पेज ओपन हो जाता अच्छा, है। अच्छा, और कोई एग्जांपल पेज की। फेमस फेमस पेज मैंने जब मेन्यू बनाना दिखाया था तो आपको बताए थे कि ये फेमस पेज होते हैं, क्या क्या नाम लिए थे मैंने उनके। जी बताएं आगे। और पोस्ट क्या होती है। सर पोस्ट तो यही होती है कि अभी आपने बताया कि वो उसके अंदर हम जो है वो सर जो अभी नीति शो हो रही थी। ठीक है, जो आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं वो पोस्ट है, ठीक है जी। राना मोहम्मद हारून, आप बताएं क्या डिफरेंस है पेज में और पोस्ट में। जी राना मोहम्मद हारून। जी मोहम्मद आजम, आप बताएं। सर पेज के ऊपर हम एक किसी कैटेगरी से रिलेटेड पेज बना के उसके अंदर एक्स्ट्रा जो पोस्ट हैं उसी से रिलेटेड जो है, जो हमारा मेन पेज होगा उससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह जो हम कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे मेंबर्स परमानेंट आ सकते हैं, और जैसे फेसबुक के पेजेस वगैरह हैं, ग्रुप्स हैं, तो इसी को अगर आप उसमें अंडरस्टैंड कर लें तो मेरा ख्याल है सेम है। लेकिन उससे यह है कि हमारी जो लोगों से जो एक्सेस है, वो हमारी जो पोस्ट वगैरह हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं कि अगर हम अपने परमानेंट लोगों को अपने पेज पे ले आए तो। ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस मेजर आपको समझ आता है पोस्ट में और पेज में। सर पेज जो पोस्ट होगी वो तो बिल्कुल स्पेसिफिक होगी, कुछ वर्ड्स होंगे उसके अंदर, छोटा सा कोई आर्टिकल होगा, कुछ आपने लिखा है। लेकिन जो हमारा पेज होगा उसके पेज के अंदर हम ज्यादा पोस्ट वगैरह जो होंगी, और लोगों को अगर कोई बंदा हमारे एक पोस्ट को लाइक करता है तो उसको उससे रिलेटेड जो पोस्ट वगैरह होंगे वो ज्यादा मिलेंगे, वो उनको भी लाइक कर सकता है, उनको भी रीड कर सकता है, तो इस तरह से। जी बिल्कुल ठीक है मोहम्मद आजम। जी कोई और बताना चाहें। जी असद अब्बास, आप बताएं। हर पेज आपने बताया था जिस तरह होम पेज है, कोई कंटेक्ट अस पेज है, और इसी तरह और पेज होते हैं। तो पोस्ट हाउस होती है सर, वो पेज के अंदर जो कंटेंट है ना वो स्पेसिफिक हम उस एरिया को कवर करते हैं। तो पेज होता है वो एक बिग थिंग है, एक बड़ी चीज है, पोस्ट उसके अंदर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी, सबने बिल्कुल आपने सही आंसर किया, आजम ने भी आपने भी, कि हमारे
एक होम पेज होना है। जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर सर यस कट रही सर। थी अब सर आ सारा गई। जी वो 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था आई गेस। आज भी रिकॉर्डिंग ऐसा ना हो के, क्योंकि कल भी मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, शायद इस वजह से हमारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो सेव नहीं हुई। अच्छा, सर अब देखिए एक हमारे पास होम है, एक कॉन्टेक्ट अस है। ये तो हमारे पास फेमस पेजेस की एग्जांपल है, हम इन्हें पोस्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो पेज में क्या हो सकता है, एक पेज के अंदर बिल्कुल ठीक है आपने बताया मल्टीपल पोस्ट हमने शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये इनका होम पेज है, अब होम पेज के ऊपर क्या है जी, मल्टीपल पोस्ट है। देखें, अब इनका ये पहला पेज है, कोई भी जब यहाँ पे आता है बीइंग गुरु लिखता है तो वो क्या आ जाता है, उसको इतनी ज्यादा पोस्ट नजर आ रही हैं, ये सारी पोस्ट है। ठीक है, हाँ जब वो इस पोस्ट को ओपन करेगा तो वो इस पर्टिकुलर क्या चला जाएगा, उस पोस्ट के पेज पे चला जाएगा, यहाँ पे वो स्पेसिफिकली वही चीज आ रही होगी। तो पेज बिल्कुल एक बिगर थिंग होती है, जैसे इनका कॉन्टैक्ट का पेज है तो ये एक पेज होगा। शॉप नाउ का होता है तो वो एक पेज होता है। ठीक है, ये देखें अबाउट का है तो ये इनका क्या है, अबाउट का एक पेज जिसमें इन्होंने अपने बारे में पार्टिकुलरली इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवाई है। ठीक है, तो पेज की कैटेगरीज वगैरह ऐसा हम नहीं लिख सकते। हाँ हम सब पेज वगैरह बना सकते हैं, बट वो कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ नहीं होती। इसीलिए देखें यहाँ पे वहाँ पे टैग्स और कैटेगरीज आ रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई कैटेगरी और टैग्स वगैरह के ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हालांकि पोस्ट के साथ कैटेगरीज और टैग्स के ऑप्शन मौजूद थे। तो बिल्कुल ठीक है जी, पेज एक बिगर चीज़ होती है, यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें रखवा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर हमने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट मल्टीपल शो करवानी है, करवा देंगे। अगर किसी 2-3 कैटेगरीज की पोस्ट शो करवानी है तो हम करवा देंगे, जैसे यहाँ पे इनके जो मेन पेज पे आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेज है और स्पेसिफिकली इसके अंदर ये जो चीज़ मौजूद है ये क्या कहलाएगी, एक पोस्ट कहलाएगी। अच्छा, इधर कीजिए हमारा पेज, ये रहा। ठीक है, अब पेज भी हमारे पास पब्लिश भी हो सकता है, ड्राफ्ट में भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट पेज आ जाते हैं वो हमारे पास सैंपल पेज होता है और प्राइवेसी पॉलिसी। हम अपनी मर्जी से अपना कॉन्टेक्ट अस, अपना अबाउट अस, अपने जो पेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाएंगे जब हम कुछ प्लगइन्स करेंगे तो प्लगइन करने की मदद से क्या होगा, वो प्लगइन अपने साथ कुछ नए पेज बना लेगा जिनकी उसे ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल परेशानी हो जाना कि ये पेज आखिर कहाँ से आ गए। जब हम डिफरेंट क्या करते हैं, प्लगइन्स करते हैं, प्लगइन्स अपने साथ कुछ पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। और इवन जब हम आगे जाके हम देखेंगे कि हम डेमो वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेज भी बन जाते हैं और पोस्ट भी बन जाती है खुद से। पर वो डमी पोस्ट होती है, डेमो पोस्ट होती है, वो हम डिलीट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि मैं पेज के टैब में जाके देख सकता हूँ, जितने भी आपके पेज मौजूद होंगे आपके सारे के सारे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह वगैरह। वो किधर आ जाएंगे, वो इस टैब के अंदर आ जाएंगे। उन्हें मैनेज करना, उन्हें एडिट करना, उन्हें डिलीट करना आपकी एक्सेस में होगा, आप उसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, किस बंदे ने वो पेज पोस्ट किया वो यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ से बासानी उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं सबको सिलेक्ट क्रैश कर सकता हूँ, सब पे बल्क एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। बल्क का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में एक्शन परफॉर्म करना, तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं पेजेस को सर्च कर सकता हूँ, जैसे ठीक है मैंने सैंपल लिखा तो सैंपल के मिलता जुलता जो पेज था वो मुझे मिल गया। आपने अगर ज्यादा पेज हैं, कुछ पेज सर्च करना है, आप सर्च करके लिख सकते हो। पेज किसी भी वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे मैक्सिमम। पर जो पोस्ट हैं वो बेतहाशा हो सकती हैं, हजारों में भी हो सकती हैं, हंड्रेड में से भी हो सकती हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके कितनी पोस्ट आप डालते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज है।
पेज को क्रिएट कैसे करना होता है, पेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है, बनाना कैसे होता है, ये ऑप्शंस पेज के अंदर क्या होते हैं, ये हम अभी बात नहीं करेंगे। इसकी बात हम तब करेंगे जब हम स्पेसिफिकली पेज बना रहे होंगे। आज एक ओवरव्यू है पेज का कि हम कहाँ से उस चीज़ को मैनेज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्डप्रेस है ये एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे कमेंट्स का भी एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मौजूद होता है कि आपकी पोस्ट के ऊपर जो लोग भी कमेंट करेंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, आप उन कमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उनका रिप्लाई कर सकते हो, उन्हें एडिट, उन्हें स्पैम में डाल सकते हो, ट्रैश में डाल सकते हो। देखो स्पैम में डालना और स्पैम में और ट्रैश में क्या फ़र्क होगा? सर ट्रैश में डिलीट हो जाता है और स्पैम में सर वो एक ऐसे फोल्डर में चला जाता है कि जिधर से मैं शो नहीं हो, मतलब कि होम पेज में शो नहीं होता। जी अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि स्पैम वैसे कहते किसे हैं, स्पैम की डेफिनेशन क्या होगी? जो सर रेलेवेंट चीज ना हो। अनवांटेड थिंग। फजूल। जी बिल्कुल ठीक है, स्पैम को आप कह सकते हो अनवांटेड थिंग या ऐसी चीज जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अब स्पैम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जब आपका एक ब्लॉग है ना, अब ये बीइंग गुरु एक ब्लॉग है, मैं इनके जाता हूँ कमेंट पे और मैं अपनी वेबसाइट के हजारों लिंक और फेक लिंक जो है वो पोस्ट करने लग जाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जाके कमेंट करता हूँ, ये इनके डिस्कस वाले कमेंट्स हैं, ये अब आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके ना फजूल चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें जो है ना तो मैं पोस्ट करने लग जाता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये लोग मेरे कमेंट को बैन कर देंगे। कैसे बैन करेंगे, क्योंकि मैं इररेलेवेंट चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ। ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग के बारे में, और मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने लग जाता हूँ, उसके लिंक शेयर करने लग जाता हूँ। तो वो इररेलेवेंट करके और मेरे कमेंट को स्पैम कर देंगे और वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं होगी। पर अगर कोई इंसान कहता है, जैसे अब इस फीमेल ने किया हुआ है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट गिवन बाय ऑन लाइव स्ट्रीम एट बीइंग गुरु 2.0। ठीक है, तो ये इन्होंने ठीक है क्योंकि ये रेलिवेंट चीज़ है, उससे फ्रीलांसिंग की असाइनमेंट होगी कोई जो वो कर रही हैं वगैरह वगैरह, तो वो हम कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को उन्होंने अप्रूव कर दिया। अदरवाइज वो उसे ट्रैश या स्पैम में कर सकते थे या अनअप्रूव कर सकते थे कि अप्रूव ही ना हो, पेंडिंग में ही रहे। ठीक है, तो जो अप्रूव्ड कमेंट्स होंगे वो हमें नज़र आ जाएंगे। इस टैब की हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें अपना चीज़ें मैनेज नहीं करनी होती, यूज़र के एंड से करनी होती हैं, और उसका नया ब्लॉग होता है तो मतलब उस पे कमेंट्स वगैरह इतने नहीं आए होते। ये तब की चीज़ है जब कमेंट्स आने लग जाते हैं, ब्लॉग ज़रा ओल्ड हो जाता है तब। पर हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एजेंसी वेबसाइट है तो फिर आप ओपन भी नहीं करते, बस सेटअप करके दे देते हो। अगर कोई ब्लॉगिंग है तो तब भी इसकी को ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शुरू में ही आपके पास कमेंट्स आने नहीं लग जाते, तब आते हैं जब वो पुराना हो जाए। तो ये उसके परस्पेक्टिव से ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है जो कि खुद एक ब्लॉग रन कर रहा है। यानी कि अगर आप कल को अपना एक ब्लॉग बना लेते हो अपना, तो फिर एक यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप एक सर्विसेज दे रहे हो तो इस ऑप्शन की या इस टैब की हमें ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ रही होती। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी मैनेज करने हैं, वो तो जिसका है वही करेगा। हाँ, अगर वो हमें हायर कर लेता है मैनेज करने के लिए तो तब हम ज़रूर मैनेज करेंगे, पर वो ज़रा कम सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे वो हमें इस तरह की चीज़ आती है। तो कमेंट्स वगैरह जो पेंडिंग में होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, अप्रूव्ड वाले यहाँ पे, स्पैम वाले यहाँ पे, ट्रैश वाले यहाँ पे। इसकी क्विक एक्सेस भी हमारे पास मौजूद होती है, कहाँ पे, एक्टिविटी के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम क्विकली भी करवा सकते हैं अगर हम डैशबोर्ड में हैं, प्लस हम यहाँ से भी जितने कमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आते जाएंगे वो इस कमेंट्स हम यहाँ से भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ से भी रीडायरेक्ट करके यहीं पे ला रहा है, यहाँ से भी रीडायरेक्ट करके
यहीं पे ला रहा है, मतलब कि एक ही टैब है बट आने के रास्ते क्या हैं, मल्टीपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये अपीयरेंस। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं, ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी पोस्ट पेज मीडिया इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अपीयरेंस, अब अपीयरेंस के अंदर हमारे पास थीम का एक ऑप्शन मौजूद होता है। सबसे पहले मैं अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे वो थीम्स पे ले आता है। तो थीम में क्या होगा, थीम मैंने आपको बताया था कि थीम क्या चीज़ होती है, जो हमारे वेबसाइट की अपीयरेंस को सेट करती है। यानी कि मेरी वेबसाइट ने नजर कैसे आना है वो कौन सी डिटरमाइन करेगी, मेरी थीम। इसीलिए थीम जितनी अच्छी होती जाएगी आपकी वेबसाइट उतनी प्यारी नजर आती जाएगी। जितनी बुरी थीम चूज करेंगे वेबसाइट उतनी बुरी नजर आएगी, सिंपल। और हर थीम के अंदर अपने कुछ फीचर, अपने कुछ ऑप्शन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब थीम्स में भी क्या होता है, देखें फ्री थीम्स होती हैं और पेड होती हैं। फर्क क्या होता है फ्री में और पेड में, ऑप्शंस का। सिंपल क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं थीम्स, तो क्या है जी, फ्री है और पेड को हम कह देते हैं प्रीमियम। जब भी हम अक्सर लिखा होता है प्रीमियम थीम्स, मतलब के पेड थीम्स की बात हो रही है। और फ्री मतलब के फ्री। अब फ्री थीम में और पेड थीम में क्या फर्क है कि ऑप्शंस का, इसके पास ऑप्शंस जो है ना वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसके ऑप्शंस क्या होंगे, ज्यादा। और इसके जो ऑप्शन होंगे वो एज कंपेयर टू क्या होंगे जी, कम। ठीक है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के मल्टीपल तरीकों से उसे रिप्रेजेंट करवा सको तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी अच्छी उस थीम को कंसिडर किया जाता है। और जो पेड थीम्स होती हैं वो आपको इतनी ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर देती हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं है। सारा का सारा काम वो खुद करती हैं, सिर्फ आपने उस थीम को लगाना है यहाँ पे ऐड न्यू। हम थीम को ऐड भी कर सकते हैं और अपने पास से अपलोड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देखिए अपलोड थीम का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ और मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपलोड अभी मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, हम कोई और थीम जब हम फर्दर मूव करेंगे थीम्स पे तो मैं अपलोड करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हम उसे अपलोड भी कर सकते हैं और सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। तो जो प्रीमियम थीम्स होती हैं ना उनके पास ऑप्शंस बेतहाशा होते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि हम पेड थीम की तरफ जाएं। अब पेड थीम हम कैसे लें, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो हमने पाकिस्तानी होने का फर्ज निभाना है और हमने फ्री में ढूंढना है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि कभी विंडो पैसे दे के इस्तेमाल किया आप लोगों ने, अपनी विंडो जो है पैसे नो दे के नो यूज कर सर। रहे हैं। नो सर। तो जब वो पैसे दे के यूज नहीं की तो थीम कैसे हम पैसे दे के यूज कर सकते हैं। तो थीम भी हमने पेड वाली यूज करनी है। हालांकि विंडो के माइक्रोसॉफ्ट पैसे लेता है पर हमसे पैसे क्यों नहीं लेता, क्योंकि हमने जुगाड़ लगा के यूज कर रहे हैं, सिंपल। तो हमने हम भी क्या लेजेंड्स हैं करना है, सर। बिल्कुल ऐसी लेजेंड है और थीम के चक्कर में हमने क्या कर लेना है, पेड। ठीक है, नहीं सर, हम स्कूल एजुकेशन में यूज कर रहे हैं जो पेड माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, लेकिन वो गवर्नमेंट पेड है। वो वो शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट पेड है, प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। पर्सनल तौर पे हम कभी भी देखिए, सबसे बड़ी और एग्जांपल फोटोशॉप के कभी पैसे दिए हैं आपने, हमने कभी भी नहीं दिए। नो सर। ठीक है, अब मेरे पास देखें फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, ये देखें 2020। ठीक है, फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, उसके बाद इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है, बट मैंने कभी भी इसके पैसे नहीं दिए। क्यों पैसे नहीं दिए, क्योंकि हालांकि हैं तो ये पेड सॉफ्टवेयर, हम इनके पैसे नहीं देते क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो हमने इनका जुगाड़ ढूंढा हुआ है। जब उनका जुगाड़ ढूंढ लिया तो थीम्स का जुगाड़ नहीं ढूंढ सकते। इनका भी जुगाड़ है, हम ढूंढ सकते हैं और उससे हम बासानी इनकी इसे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ फ़ायदे नुकसान आ जाएंगे तो वो फिर हम तभी डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। ठीक है,
तो थीम के इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज। अब ये जो कस्टमाइज है ना, देखिए थीम आपने लगा ली, बट आपने तो अपने हिसाब से चीज़ों को एडिट करना है। तो आप यहाँ से थीम को एडिट कर सकते हो अपने लिहाज से, ठीक है। अपने लिहाज से चीज़ों को एडिट कर सकते हो, उसकी आइडेंटिटी। अब साइट आइडेंटिटी, अब सारे ऑप्शंस का अपना अपना पर्पस है, बट मैं इसके ऑप्शन में आज नहीं जाऊंगा। बट कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये वाले जो ऑप्शन है ये थीम टू थीम वेरी करते हैं। अगर एक पेड थीम आई तो ये ऑप्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी फ्री वाली थीम है मेरे पास 2021, तो ऑप्शन इतने हैं। पर कल को जब मैं कोई और थीम करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑप्शन बढ़ जाते हैं। प्लस वो थीम अपना एक और पैनल ले आती है अपने साथ कि यहाँ पे मेरे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, इन्हें एडिट करो, चेंज करो, जैसे भी करना चाहते हो कर लो। बट अगर हम करना चाहें तो यहाँ से अपनी थीम की आइडेंटिटी, उसके कलर, बैकग्राउंड कलर, मेन्यू, विजेट्स, होम पेज की सेटिंग, एक्सर्प्ट की सेटिंग और एडिशनल CSS हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। किस ऑप्शन से, कस्टमाइज के ऑप्शन। तो कस्टमाइज के टैब में जाके, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना टाइटल दोगे, अपने कलर्स लगाओगे, अपने हिसाब से सेटिंग्स करोगे, वो फिर आप कस्टमाइज में जाके कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम कोई अपनी एक पूरा पेज बना रहे होंगे तो तब हम कस्टमाइज के सारे ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विजिट। अब विजिट क्या चीज़ होती है, मैं विजिट साइट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये विजिट है, रीसेंट पोस्ट का विजिट, रीसेंट कमेंट्स का विजिट, सर्च का विजिट। अब क्या होता है जब भी मेरी पोस्ट, अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले कि ये रीसेंट पोस्ट का ये जो विजिट है या रीसेंट कमेंट्स का ये जो विजिट है, ये स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा? जी, ये डायनामिक। स्टैटिक होगा या डायनेमिक? डायनामिक। जी, डायनेमिक डायने कैसे होगा, कैसे डायनेमिक होगा? सर क्योंकि रिसेंट जब जब भी हम करेंगे तो वो रिसेंट में अपडेट हो जाएगी, वो न्यू रिसेंट हो जाएगी। अब हर दफा जब रिसेंट चेंज होती रहेगी इस वजह से। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ये जो विजिट्स होते हैं ना इस तरह के, जैसे पोस्ट का विजिट, कमेंट्स का, ये होते हैं डायनेमिक। अब डायनेमिक से हमें पता है कि वो चीज़ जो बदलती रहती है, ठीक है। अब आपने पिक्चर डाली है, एक पोस्ट की है आपने फेसबुक पे, ठीक है, पोस्ट की है आपने पिक्चर। हमेशा वही पिक्चर टॉप पे नहीं रहती, जैसे ही आप नहीं डालोगे वो वाली नीचे चली जाएगी, आपकी नई पिक्चर उससे टॉप पे आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना फेसबुक पे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो जो रीसेंट चीज है वो ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीसेंट कमेंट्स की, तो रीसेंट कमेंट हो या रीसेंट पोस्ट हो, तो पुराने वाली नीचे चली जाएगी, जो आपने अभी अभी डाली है वो ऊपर आ जाएगी। फिर एक और डालोगे तो ये वाली नीचे और इससे ऊपर। मतलब कि ये चीज डायनेमिक है, जब भी नई चीज आप डालते हो वो डायनेमिकली उस चीज को फैच करवा के यहाँ पे शो करवा देता है। तो हमारे पास इन विजिट्स को एडिट करने के लिए विजिट का ऑप्शन मौजूद होता है, और हम इसे एडिट कर सकते हैं, प्लस हम डिफरेंट विजिट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे मेरे पास विजिट्स हैं, ये सारे विजिट के ऑप्शन मौजूद है। बट ये जो राइट साइड पे है ना, ये कौन से हैं, सर्च, रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊं तो सर्च, ये देखिए सर्च का विजिट, रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स। मैं यहाँ से जो लगाऊंगा वही मेरे पास यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूं यहाँ पे, तो ये वाला मेरे पास गायब हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास और भी काफ़ी हैं, मैं और भी काफ़ी जो है वो डाल सकता हूँ। प्लस मैं इन्हें बढ़ा भी सकता हूँ, कैसे, एक्सटर्नल प्लगइन्स वगैरह करके, जो कि मुझे उस चीज़ का विजिट प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइम सर्च का मौजूद था, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स। तो हमारे पास
यही मौजूद थे फुटर के अंदर। तो ये विजेट हैं, ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास चीज़ों को रिप्रेजेंट करवाते हैं। रीसेंट में रीसेंट कमेंट्स आ जाते हैं, रीसेंट पोस्ट आ सकती हैं, कैटेगरीज का विजेट आ सकता है, टैग्स का विजेट आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा विजेट होते हैं। सोशल मीडिया आइकन्स का विजेट आ सकता है। तो वो फिर काफ़ी सर ज़्यादा वो चीज़ें हैं हम लगा सकते हैं। सर विजिट मतलब ये है कि बाकी ऊपर वाले पेजों को छोड़ के जो हमने वो कॉन्टैक्ट अस वगैरह देखे नीचे जो उसमें आ जाते हैं जनाब, जैसे एजुकेशन की वेबसाइट पे होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ऐसे मतलब छोटे छोटे जो होंगे जो अगले पेज पे मिले जाएंगे वो विजिट्स होंगे। वो तो लिंक्स होंगे ना आपके। देखिए अब ये यहाँ पे हम मौजूद है ना, इनकी वेबसाइट पे मैं बीइंग गुरु से कोई एग्जांपल आपको देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, देखें अब इनके पास जो इनका पेज है ना, पेज खत्म होता है अबाउट अस और दैट्स इट। सर्च का कोई विजिट मौजूद नहीं है। सर्चिंग की अगर कोई प्रॉपर्टी होती ना यहाँ पे सर्च करने की, तो वो एक विजिट होता। अब ये जो चीज़ है ना, इसे मैं विजिट नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये एक मेन्यू है, ये इन्होंने मेन्यू बॉटम में स्टोर करवाई हुई है, यानी कि ऊपर भी मेन्यू है और बॉटम में भी वही मेन्यू है। इसे विजिट कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कोई विजिट यूज नहीं किया हुआ यहाँ पे। बट सर्च का अगर ये है ना, तो ये सर्च का एक विजिट है। जरूरी नहीं है वो बॉटम में शो हो, वो कहीं भी शो हो सकता है विजिट। ठीक है, तो ये हम इसे क्या कहते हैं, एक विजिट कहते हैं, जो कि हमारे पास कोई पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। जैसे अब ये तीनों हैं, ये तीनों अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सर्च करके देता है, ये रीसेंट पोस्ट है, ये रीसेंट कमेंट्स है। इन विजेट्स को आप साइड बार में भी शो करवा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो ज़रूरी नहीं है जो फुटर में आए तो वही विजिट होते हैं, जो साइड बार में अगर आ जाएं। सर्च अक्सर साइड बार में भी होती है, रीसेंट पोस्ट अक्सर साइड बार में भी होता है, तो वो भी आपके पास क्या आ जाते हैं, विजिट। ठीक है, विजिट को ऐसे ही कह लें जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा हो और उसे हम कहीं भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे पास विजिट्स कहलाते हैं, स्मॉलर स्मॉलर फंक्शनैलिटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है मेन्यूज। अब मेन्यू में हमें सिंपल पता है कि ये जो ऊपर मेन्यू बार है वो हम क्रिएट कर सकेंगे मेन्यूज के इस टैब में जाके। ठीक है, मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ से मेन्यू का स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर सकेंगे। पेज को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, पोस्ट को, कस्टम लिंक को, कैटेगरीज को, सबको मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो वो मेन्यू हम यहाँ से क्रिएट करेंगे कि हमारी मेन्यू कैसी बनती है। क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। मेन्यू का तो सबको पता है ना, ये जो ऊपर नजर आ रही है ये मेन्यू है। ठीक है, हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, हम सिंपल भी बना सकते हैं, सारी मेन्यू हम बना सकते हैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से। तो वो हम मेन्यू भी क्रिएट करके देखेंगे, इस टैब से होती है, बट अभी नहीं करेंगे, बाद में। सर इसमें वो भी मेन्यू ऐड कर सकते हैं, वो एक जो मतलब 3 लाइनें छोटी सी एक कोने में बनी होती है, उस पर क्लिक करें तो नीचे वो सारी मेन्यू ओपन होती है जी साइड में तक। वो भी ऐड कर सकते हैं, पर वो जो मेजर ऑप्शन होता है ना, वो मोबाइल व्यू का होता है कि डेस्कटॉप पे पूरी मेन्यू ओपन हो, जैसे ही मोबाइल व्यू पे जाए तो वो कन्वर्ट हो जाए उसमें। ठीक है, और वो सर थीम वो अपने तो साथ वो सारे रिस्पॉन्सिव ऑप्शंस नहीं लेकर। है। सर जी वो तो रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाती है। जी, वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिव को ही रिप्रेजेंट करता है। बट वो हमारे पास थीम के पास ऑप्शंस होते हैं ना, कहीं पे वो 3 लाइंस होती हैं, कहीं पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, कहीं पे वो एरो की शेप हो जाती है। तो इस तरह जी की सर। उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो वो इसलिए होता है कि जैसी आपकी थीम यानी कि व्यू बदलता है ना, मोबाइल पे आता है, तो तब आपके पास वो चीज़ चेंज हो जाती है। अब मेन्यू ऐड करोगे, उस मेन्यू ने किस जगह पे कैसा शो करवाना है वो थीम डिटरमाइन करेगी, और वो थीम के अंदर ऑप्शंस आ जाएंगे सारे। आप मेन्यू यहाँ से बनाओगे और वो थीम उसे अपने हिसाब से शो करवा देगी। ठीक है, जैसे मेन्यू इसकी एक अलग बनी हुई है, एक रिप्रेजेंटेशन, इनकी अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फर्क है थोड़ा सा। तो इनकी थीम अलग है और इनकी थीम अलग है, इसीलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग है। पर मेन्यू बनाने का तरीका दोनों का सेम होगा कि यहाँ पे जो हमने देखा है विजिट मेन्यूज का, यहाँ पे भी विजिट है, वहाँ पे भी। यहाँ से जाके हम मेन्यू को क्रिएट भी कर सकते हैं, इधर से भी हो जाती है क्रिएट न्यू मेन्यू यहाँ पे, और प्लस जो मैंने आपको
यहाँ से दिखाया मैंने, दोनों जगह से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मेन्यू बना लेंगे, थीम बदलेंगे, उस मेन्यू की रिप्रेजेंटेशन बदलती जाएगी कि कैसे उसने नजर आना है। ठीक है, और यहाँ से हम उसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है। इन ऑप्शंस को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ सर जाता है ये थीम एडिटर। जी आजम। सर ये पूछना ये था कि इनके थ्रू हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये जो पेजेस आप बनाना सिखा रहे हैं, और इनके थ्रू हमें कैसे जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें ताकि इंटरेस्ट थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप हो जाए। जी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये जो आर्टिकल्स डालते हैं ना, ये अर्निंग भी करते हैं। आर्टिकल्स डालने से क्या होता है, इनकी वेबसाइट पे अब ये देखें 6.2 के व्यूज, यानी कि 6,000 लोगों ने इनका ये आर्टिकल ओपन किया। अब आर्टिकल लिखने से पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं ऐड पे। अब 6,000 लोग जब इस पेज पे आए, यानी कि इस पोस्ट पे उनकी आए, तो हो सकता है किसी ने ये TCL पे क्लिक कर दिया हो। अब मैंने, जैसे मैं यहाँ पे आया पढ़ने, मैंने TCL पे क्लिक कर दिया, मैं TCL की वेबसाइट पे चला गया। अब क्या हुआ, इस क्लिक करने के इनको बीइंग गुरु वालों को पैसे मिल चुके हैं। अभी ये जो मैंने क्लिक किया, मैं इस पेज पे रहा, अगर मैंने कोई परचेज की या नहीं की, पर एटलीस्ट मैंने विजिट ज़रूर किया, और मैं इतने सेकंड इसके पेज पे रहा, मतलब कि इस क्लिक करने के पैसे किसे मिल गए हैं, बीइंग गुरु वालों। ठीक है, फिर 6,000 में से एक इंसान तो नहीं हो सकता है 6,000 में से 500 लोगों ने क्लिक किया हो, तो हर क्लिक पे इन्हें $0.5 मिला, तो $250 इनका तो बन गया, $250। तो $250 वैसे मिलता नहीं है इतना, रेट डिफरेंट होते हैं, पर मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि $250 मिला, यानी कि 500 लोगों ने क्लिक किया, उन 500 में से पर क्लिक पे $0.5 मिल रहा है, यानी कि $250 हो गया। तो 40,000 रुपये इसकी इस एक पोस्ट ने बना दिए। और इस तरह की कितनी पोस्ट है इनकी। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपके पास क्रिएट होता है। किसी ने TCL पे क्लिक कर दिया, किसी ने ये ऐड है इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, किसी ने इस पे क्लिक कर दिया, ये ऐड लगे हुए हैं, ठीक है, और कोई ऐड है, ये देखें ये नीचे एक ऐड आ रहा है। तो हर किसी ने अपने तौर पे क्लिक करता गया, तो उन्हें हिशाम सरवर साहब को इस पोस्ट के एवज पैसे मिलते गए गूगल की तरफ से, क्योंकि ऐड गूगल ने लगाए हुए हैं। ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ, कहता है एड्स बाय गूगल, तो गूगल फिर इनका एक अकाउंट बना के उसमें पैसे डालता जाएगा, और वो पैसे आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, वेस्टर्न यूनियन तो खैर बंद हो रहा है मेरे ख्याल पर, गूगल ने बंद कर दिया है, तो पेओनियर के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू आप पैसे निकलवा सकते। तो एक पोस्ट से सपोज 40,000 उनका बन गया। तो डायरेक्ट पोस्ट करने से पैसे नहीं मिलते, अच्छी पोस्ट करेंगे तो लोग आएंगे, लोग आके ऐड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको पैसे बनेंगे। ये सिनेरियो होता है। और सब लोग इसे एज अ हॉबी के तौर पर एज एन अर्निंग भी चलाते हैं, यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दो, कुछ अरसे के बाद आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है ये वाला, फिर ऐड लगते हैं, जब ऐड लगते हैं तो आपकी वेबसाइट कुछ ना कुछ पैसे बनाने लग जाती है। शुरू में $1,000 सॉरी 10,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, 5,000 बनते हैं, 3,000 बनते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, आपकी डोमेन की वर्थ पुरानी होती जाती है, तो फिर ज़्यादा लोग आते हैं और ज़्यादा विजिटर आते हैं, तो फिर ज़्यादा ऐड पे क्लिक करने के चांसेस होते हैं। और तो अब बीइंग गुरु पे ऐड लगे हुए हैं, आर्टिकल पोस्ट है, अगर मैं इनसे ये बीइंग गुरु खरीदना चाहता हूँ ना, तो ये मुझे कहेंगे कि 15 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो। और अगर 1-2 साल और चलता रहा, यानी कि इसकी अथॉरिटी और अच्छी हो गई, तो ये 50 लाख भी डिमांड कर सकते हैं। और ब्लॉग जो है वो इतने के सेल हो जाते हैं, किसकी बेस पे, उसकी अथॉरिटी की बेस पे, वो कितना पुराना है, कितनी अर्निंग जनरेट कर रहा है, उसकी बेस पे ब्लॉग बेचे जाते हैं। तो आप भी अगर क्रिएट करके ऐसे एडसेंस अप्रूव करवा लेते हो, तो आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बस ये है कि आपने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते रहना है, और उसकी SEO वगैरह अच्छे से करती रहनी। इस तरह वेबसाइट से भी पैसे बन जाते हैं।
मतलब ये है कि जैसे यूट्यूब वगैरह पे ऊपर हमें जब तक एड्स नहीं मिलते उस वक्त तक हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। जो ही हमें इतना हम पॉपुलर हो जाएंगे, ऐड चलना शुरू होंगे, तो उन ऐड की बेस के ऊपर हमें अर्निंग आनी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये वेबसाइट से पैसे कमाने का एक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा हम एक दिन ऐसा लेक्चर रखेंगे जिस दिन मैं सारे तरीके कवर करूं कि एक वेबसाइट की मदद से कितने तरीके हैं पैसे कमाने के, जो कि आपका अपना एसेट होगा, यानी कि आपका अपना असासा होगा जिसका शेयर आपने किसी को नहीं देना, सारा का सारा शेयर आपका अपना है। जैसे फ्रीलांसिंग में तो हम फाइवर को दे देते हैं ना वगैरह वगैरह, बट इधर से जितने पैसे बनेंगे वो सारे के सारे आपके होंगे। उन तरीकों की बात करेंगे हम, तो वो फिर एक दिन मैं पूरा डिटेल्ड लेक्चर रखूंगा। फिर मैं उसमें टाइप्स बताऊंगा, ब्लॉगिंग से, एफिलिएट से, ड्रॉप शिपिंग से, उसके साथ साथ अपना स्टोर लॉन्च करने से वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। फिर हम वो एक लेक्चर में कवर अप करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिसकी मदद से हम पैसे अपने वेबसाइट से कमा सकते हैं। ठीक है, वैसे सर आपके लेक्चर में ना एक बात बड़ी मजे की होती है, आप थोड़ी देर के बाद एक चीज बता के ना आप कहते हैं अच्छा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं ना, मजमा इकट्ठा करके कहते हैं यार ये आपको ना एंड पे बताया जाएगा। नहीं ये है ना कि अगर चीज़ों की अपनी अपनी बड़ी डेप्थ है, अभी जो मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेनेशन दी है ना, एडसेंस अप्रूव करवाने की बड़ी डेप्थ है, आर्टिकल लिखने की बड़ी डेप्थ है, डोमेन परचेज करने की बड़ी डेप्थ है, उसके अंदर एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने की बड़ी डेप्थ है। तो फिर मैं उन हर चीज़ की डेप्थ में जाऊँ ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर यह है कि जिस दिन अगर वो टॉपिक हो ना, फिर उस चीज़ की डेप्थ में जाओ तो मसला नहीं होता। अभी टॉपिक हो रहा है फिर बंदा थोड़ा ऐसे इधर उधर निकल जाता है, तो काम जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि वैसे जो जो मुझे चीज़ें पता है मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप सबको बताऊं, तो आपको अगर फ़ायदा हो सकता है किसी भी चीज़ से तो लाजमी हो। ठीक है, सर अच्छा। ये वैसे मेरे बेटे के कमेंट्स थे, वो भी बैठ के आपका लेक्चर सुन रहा था, तो वो भी कह रहा था कि सर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्या ये सर आपको बाद में बताते हैं? जी उन्हें कह दीजिएगा कि बता ही देते हैं, जब ये आएंगे टॉपिक सब जैसे इनमें कहा है, तो जब आएंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगा सर जज़ाकल्लाह, सर जज़ाकल्लाह। आपको। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद देखें ये ऑप्शन आ जाता है थीम एडिटर। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कोडिंग वाले लोगों के लिए। अगर तो आपको कोडिंग नहीं आती तो इस ऑप्शन में आना ही नहीं है आपने। ठीक है, अब देखें मैं किसी और ऑप्शन पे होता हूँ ना, सपोज अपीयरेंस पे, और मैं थीम एडिटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब थीम एडिटर पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, एक पॉपअप आता है जो अभी मुझे आया था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। वो पॉपअप ये कह रहा होता है कि अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो इस टैब में आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तो कोडिंग की नॉलेज है तो आ जाओ, अगर नहीं है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम थीम्स की फाइल्स को अपने हिसाब से एडिट भी करवा सकते हैं। यानी कि ये देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं जाता हूँ, तो स्टाइल डॉट सी एस एस की अगर मैं फाइल की बात करूँ तो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने देखा था। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विड्थ, सारा कुछ, हेडर की इंफॉर्मेशन, 30 पिक्सल, 90 पिक्सल, लाइन हाइट, बॉक्स साइजिंग, ठीक है, ओवरफ्लो, विजिबल, बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर सारी वही चीज़ें जो हम देख के आए थे, आपको पता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने थीम के बारे में पता है ना तो तभी यहाँ पे एडिट करो। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर थीम में कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मौजूद या रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो आप खुद से थीम को एडिट कर सकते हो, पर करना रिकमेंडेड आपके लिए नहीं होता कि अगर आपको अच्छे से नहीं पता और आपको चीज़ ख़राब कर दो तो जो पहले से ठीक चीज़ें हैं वो भी ख़राब कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती कि हम आके यहाँ पे एडिट करें। मल्टीपल फाइल्स आ जाती हैं, फुटर डॉट पी एच पी, हेडर डॉट पी एच पी, के थीम का हेडर आपने एडिट करना है तो आप कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। देखिए उसी तरह से हेड होता है, उसी तरह से बॉडी होती है, बट यहाँ की जो बॉडी है वो डायनेमिक है। ये देखिए पीएचपी की मदद से डायनेमिक हो रही है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें होंगी जो हमने HTML में पढ़ी है। देखिए डिव वैसे ही होती है,
जैसे हम पढ़ के आए हैं, डिव नहीं बदलती। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डायनेमिक होंगी। ये देखें, इसके कंटेंट के अंदर PHP लगी हुई है, मतलब कि ये चीज़ डायनेमिकली यहाँ पे शो करवाएगा, जो कि बदलती रहेगी। तो इसीलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि अगर आपको नहीं पता चीज़ें तो एडिट नहीं करनी। अगर आती है PHP लैंग्वेज और चीज़ों का पता है तो फिर हम एडिट कर लेते हैं। तो थीम एडिटर में हमारे पास थीम को एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। यही सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे भी पड़ी होती हैं आपकी होस्टिंग पे, पर वहाँ से भी हम क्या करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं बआसानी। ठीक है, तो 21 थी, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये स्टाइल CSS वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। ठीक है, फंक्शंस, हेडर, फुटर, इंडेक्स, तो हम इसे एडिट करवा सकते हैं अगर हम करवाना चाहें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी प्लगइन्स का टैब। अब प्लगइन और थीम जो है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लगइन की मदद से हम क्या करवाते हैं, कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऐड करवा लेते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर फॉर्म चाहिए, फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो थीम्स होती हैं ना, इन्हें भी कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है जिनकी मदद से ये कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो जब आप एक पेड थीम करते हो ना, पेड भी कह देती हैं, फ्री भी, इसमें पेड और फ्री का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बस थीम का रखें। जैसे ही आप थीम करते हो ना, तो थीम आपको कहती है कि मुझे इन प्लगइन्स की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी हम कोई थीम करते हैं, कुछ थीम्स नहीं भी कहती, बट मेजोरिटी जो पेड होती हैं वो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कहती ही कहती हैं कि जब भी वो थीम करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें इन इन प्लगइन्स की ज़रूरत है, एक लिस्ट दे देते हैं, भाई इन्हें भी इंस्टॉल लाजमी करो, वरना हम प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हम इन प्लगइन्स की मदद से कुछ फंक्शनैलिटीज़ हासिल कर रहे हैं। तो जब भी हम थीम करते हैं तो फिर हमें उनके साथ वाले जो से मददगार प्लगइन्स होते हैं ना, वो भी करने पड़ते हैं। तो प्लगइन में ऐसे ही है, जैसे आपने स्पैम कमेंट्स रोकने हैं, आप प्लगइन कर लोगे। आपको बैकअप लेना है, आप प्लगइन कर लोगे। आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, प्लगइन कर लोगे। वर्डप्रेस को, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, प्लगइन कर लोगे। बेतहाशा प्लगइन्स होते हैं आपके पास। ठीक है, आपको पेज क्रिएट करने के लिए कोई प्लगइन चाहिए, आप ले आओगे। उसी तरह से हैं जैसे एड ऑन्स कहा जाए। ठीक है, आपने एक मोबाइल लिया जी, कोई क्वेश्चन है आरिफा आपका? यस सर। जी सर मैंने ये पूछना है, जिस तरह थीम्स हमारे पास पेड होते हैं, तो प्लगइन्स जो हैं वो भी पेड होते हैं या प्लगइन्स सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं? जी, प्लगइन्स भी पेड होते हैं। ठीक है, जो ज़रा डिफरेंट फंक्शनैलिटी देता है वो पेड होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ पेड थीम होते हैं, सॉरी पेड प्लगइन्स होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि फ्री में आपको दे देते हैं, पर वो जो मेन फंक्शनैलिटी होती है ना, वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं इसके लिए ज़्यादा पैसे दो, तो फिर मतलब कि होते वो पेड ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ थी, क्या बात कर रहा था कि प्लगइन्स की लिस्ट आ जाती है। प्लगइन की एग्जांपल आपको दे रहा था कि ऐसे ही है, जैसे आपने कोई पेमेंट मेथड ऐड करवाना है तो प्लगइन ऐड कर लोगे। आपने कुछ ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है तो प्लगइन ऐड कर लोगे। इसी तरह से है जैसे ऐड ऑन, जैसे आपने एक मोबाइल परचेज किया, अब मोबाइल से तो आप सिर्फ लाउड ही गाने सुन सकते हो ना। अब आपने क्या किया, आपको एक और प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप वायरलेसली गाने सुन सको, तो आप क्या करोगे, साथ में आप एयरपोर्ट्स भी ले लोगे। तो एयरपोर्ट्स ने वो फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर दिया कि आप अब बाकियों को डिस्टर्ब किए बगैर गाने सुन सकते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल में आपके पास ऐप्स है ना, उसी तरह से यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं कि वो वाली पार्टिकुलर ऐप की और मोबाइल में वो फंक्शनैलिटी आ गई। तो यहाँ पे भी हम जैसे ही प्लगइन करेंगे तो हमारे पास भी वो पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी आ जाएगी। देखिए, बीबी प्रेस, बड़ी प्रेस, बेतहाशे हैं। मैं ये WP रीसेट पे करता हूँ, ये भी एक प्लगइन होता है हमारे पास।
ठीक है, डेटाबेस को रीसेट करवाना है, ये प्लगइन कर लो। वेबसाइट को रीसेट करना है, ये प्लगइन कर लो। ऑप्टिमाइज करना है, ईमेल सेटअप करना है, ये प्लगइन कर लो। फॉर्म्स लगाने हैं तो फॉर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कर लो, WP फॉर्म्स कर लो। ठीक है, फिर ये है कि जैसे अब ये फ्री है ना, ये लग जाता है फ्री, फिर कहता है कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए तो पैसे दे दो, अगर रिस्ट्रिक्टेड चाहिए तो ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्म बनाने के आ जाते हैं, हर हर डोमेन के अंदर आपके पास आ जाते हैं। कैप्चा लगाना है वेबसाइट पे, उसका एक प्लगइन है। तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, प्लगइन लगाओ, उसे थोड़ा सा कस्टमाइज करो, दैट्स इट, पैसे पूरे। तो ये हमारे पास बेतहाशे हैं, फीचर्ड हैं, पॉपुलर हैं, तो ये हमारे पास मौजूद होते हैं, इन्हें हम ऐड करके, अब ये प्लगइन है, ये हमें एसईओ की इंडिकेशन देगा। ये प्लगइन है, ये फॉर्म बना के देगा, फॉर्म बनाते थे ना, ये वो बना के दे देगा हमें। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास स्पैम की प्रोटेक्शन करेगा। ये हमारे पास एडिटर है, पेज को एडिट करने की इजाज़त देगा। ये भी पेज को एडिट करने का, ये वेबसाइट को बिल्ड करने की इजाज़त देगा, और ये बहुत फेमस है, और ये हम बनाना सीखेंगे कैसे इस पे काम किया जाता है। वू कॉमर्स, अक्सर मैंने वहाँ पे एक स्किल ऐड करवाया था, वू कॉमर्स, वो ये प्लगइन का नाम है। ठीक है, जेट पैक ये सिक्योरिटी, स्पीड, ग्रोथ सारा कुछ देता है। SSL की सर्टिफिकेशन आ गई, WP फॉर्म, बेतहाशा है। ये गूगल एनालिटिक्स बताएगा, ये SEO के बारे में बताएगा, आपकी SEO इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। ये आपकी वेबसाइट का एक मैप बना के देगा, ये भी SEO पर्पस के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हैं तो ये फ्री लग रहे हैं बज़ाहिर, पर ये भी पेड है, और ये एलिमेंटर भी पेड है, वो कॉमर्स फ्री है। ठीक है, उसके साथ है ये WP फॉर्म भी पेड। थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देंगे, फिर कहेंगे ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए तो पैसे दो। वो ऐसे ही है जैसे थोड़ा सा टेस्ट करवा के ना चीज़, फिर कहते हैं अगर ज़्यादा खाना है तो पैसे दो। तो ये भी थोड़ा सा ऐसे फंक्शनैलिटी दे के कहते हैं कि भाई ज़्यादा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, पर हमने पैसे नहीं सर देने, ये हमने कोई जुगाड़ निकालना है। सर ये एप्लीकेशन है सर एक यानी आपका, कि ये और एक एक करके एक बोलें जी, अरसलान पहले आप बोलें। सर ये एक एप्लीकेशन है, ऐड कर दिया हमने वर्डप्रेस में, मिसाल तरह सॉफ्टवेयर है, अब इसकी मदद से हम जितनी वेबसाइट्स में भी चाहे वही फंक्शन ऐड करा सकते हैं। जो उस वेबसाइट पे बनी होगी, अब ये देखें, ये वेबसाइट वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल की है, इसकी मदद से यहाँ पे आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो बस। अगर आपको किसी कोई और वेबसाइट बनानी है तो आपको एक अलग फोल्डर पे जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। इसकी मदद से यहाँ पे रहते रहते हम चीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। अब मेरे पास बिल्ड इनोवेटिव के अंदर पता नहीं कितनी थीम्स और प्लगइन हुए हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है आपकी वेबसाइट पे भी मैं वो लगा सकता हूँ। आपकी वेबसाइट पे मुझे वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर सेम थीम सेम प्लगइन वहाँ पे भी अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर उस तरह का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। वो एक अलग तरीका होता है कि मैं इंपोर्ट करके आपकी वेबसाइट पे एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ, पर एक वर्डप्रेस जिस फोल्डर में इंस्टॉल होती है तो वो एक ही वेबसाइट बनाती है। ठीक है, इसी डोमेन के ऊपर मैं 4 वेबसाइट्स नहीं खड़ी कर सकता, मैं एक ही खड़ी कर सकता हूँ। सर HD डॉक्स में सिर्फ फोल्डर है नया है ना, अगर न्यू वेबसाइट करनी है उसमें वही जी, फाइल्स कॉपी करती है वर्ड। HTDocs के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है, उसके अंदर अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करवा लेनी है, सिंपल। जी सर, ठीक है जी, तो दानिश आप प्रोसेस क्या कह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि योस्ट SEO क्या काम करता है? नाम से क्या पता लग रहा है SEO? तो ये बताएगा कि आपकी SEO कैसी है। देखिए पढ़ लेते हैं, राइट बेटर कंटेंट एंड हैव अ फुली ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस यूजिंग द योस्ट SEO प्लगइन। तो पहली लाइन क्या, इम्प्रूव योर वर्डप्रेस SEO। अगर आप कोई चीज़ गलत लिखोगे ना, ये आपको इंडिकेशन दे देगा कि ये चीज़ गलत है, इसे इम्प्रूव करो। यानी कि जैसे आप क्या कहते हैं, आप मेटा की इंफॉर्मेशन स्किप कर दी आपने, ये आपको कहेगा आपकी मेटा की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे लिखो, SEO के लिए बेहतर होता है। अगर आप इस तरह लिखोगे, आप ज़्यादा लेंथी लिख देते हो, वो आपको रोकेगा, वो कहेगा इतना लंबा नहीं लिखते, इसे इतना लिखते हैं। मतलब कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प आउट करता रहेगा।
कि ये चीज़ ऐसे लिखो, ये चीज़ ठीक करो, इंडिकेशन देता रहेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर करने के लिए। जी अबूजर रहमान। सर मैंने ये पूछना था कि आपने कहा कि जैसे दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी वर्डप्रेस, तो दूसरी वेब के लिए हमें वो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का? जी दूसरी वेबसाइट के लिए अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुई हुई है ना। अगर अलग फोल्डर में काम करना है तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन अलग करनी पड़ेगी। ठीक है। और सर अगर वो क्लाइंट के बिहाफ पे करना हो, वो तो फिर आपने बताया था वो बटन के क्लिक होता है, वो डोमेन और होस्ट देता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, वो बटन के क्लिक पे होगा और वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक ओके। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बिल्ड इनोवेटिव पे वर्डप्रेस की हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास evening.buildinnnovative.com है। तो ये वाली एक ही वर्डप्रेस इस पे नहीं चल गई थी, यहाँ पे मुझे अलग से करनी पड़ी थी। ठीक है, अब ये evening.buildinnnovative.com एक सब डोमेन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अब मैंने देखा इस पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल थी तो ये ऑप्शन आया ना, वरना ना आता। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ी और यहाँ पे अलग से। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास लोकल पे बात की जाए तो लोकल पे करने के लिए भी आपको हर फोल्डर के अंदर अलग से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, वरना उसे क्या पता कि आपने साथ वाले फोल्डर में की हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लगइन एडिटर। जी सर इंडिविजुअली क्यों करनी पड़ेगी हमें अलग-अलग से? देखिए वर्ड मेरी बात सुने, वो आपके पास वर्डप्रेस जो इंस्टॉल होती है ना, वो पार्टिकुलर डायरेक्टरी पे इंस्टॉल होती है। तो जैसे ही डायरेक्टरी बदलेगी तो वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सिंपल। अब आपने htdocs के अंदर WP मॉर्निंग में किया है, तो मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, मैं इसका नाम भी वर्डप्रेस दे देता हूँ सपोज। ठीक है, तो अब क्या इस पे भी इंस्टॉल हो गई है? नहीं, इस पे भी मुझे फाइल्स रखवा के दोबारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टरी बदल गई है। इसकी डायरेक्टरी ये थी, इसकी और है। तो जो डायरेक्टरी चेंज होगी फिर उस पर दोबारा से वर्डप्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे क्या पता कि वर्डप्रेस पड़ी हुई है कि नहीं। उस डायरेक्टरी पे भी वो फाइल सारी की सारी मौजूद होना ज़रूरी है, और फिर उसके लिए एक डेटाबेस बनानी ज़रूरी है, फिर उसकी लिंकिंग ज़रूरी है, तब जाके हो। ठीक है, क्योंकि तो सर इसी वो तरह उसमें अभी हर एक में एडमिन अलग होगा, और मतलब एडमिन के लिए अगर मैं एक बंदा बना रहा है एडमिन, मतलब मैं हूँ एडमिन, तो उसमें सर हर वेबसाइट में मैं फिर अलग अलग लिखूंगा ना, एडमिन भी पासवर्ड भी। बिल्कुल हर वेबसाइट में अलग अलग लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आप ही ने करते रहना। अगर आपने एक वेबसाइट की एक्सेस किसी और से ठीक करवाना है तो वो आप उसे दे के ठीक करवाओगे। तो हर वर्डप्रेस, एक वर्डप्रेस जिस फोल्डर में होती है वहाँ पे एक ही होती है, और उस पर एक ही वेबसाइट बन सकती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्ड इनोवेटिव ये भी है और इसी पे कोई और वेबसाइट भी पड़ी हुई है। हाँ, मैं यहाँ से आपको रीडायरेक्ट करके किसी और लिंक पे ज़रूर भिजवा सकता हूँ, पर इसी के ऊपर मैं एक ही रख। अब ये मेरी एक डायरेक्टरी थी, उसके ऊपर एक पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे अब ये आपकी डायरेक्टरी है, यहाँ पे ये वाली पड़ी हुई है। अगर नई बनानी है वर्डप्रेस के ऊपर तो वो उस पर वहाँ पे दोबारा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नहीं है कि अगर एक बंदे ने एक होस्टिंग लेके, होस्टिंग पे नहीं इंस्टॉल होती, वो उसकी उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी पे इंस्टॉल होती है हमेशा। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक अरसलान? और भी किसी का क्वेश्चन था ये किसी का? अच्छा, जी जी सर। उसके बाद आ जाता है प्लगइन एडिटर। उसी तरह से है कि प्लगइन को एडिट करने के लिए आप, ठीक है, वो यही कहता है कि आप एडिट करना चाह रहे हो कि अगर तो आपको पता है कैसे करते हैं तो फिर ही करो, वरना वापस चले जाओ। यहाँ पे भी उसकी PHP में कोडिंग हुई होगी, ये देखिए PHP में है। अगर एडिट करना आता है तो आ जाए, वरना वापस, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूज़र्स। यूज़र्स की मैंने पहले भी बात की थी। यूज़र हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। मैं इसे ड्रॉप डाउन करता हूँ, ये सारे यूज़र होते हैं। अब आप लोगों के ज़िम्मे एक असाइनमेंट है, आपने हर यूज़र रोल का क्या किरदार होता है वो आपने मुझे आके बताना है।
कि सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है, कंट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है, ऑथर का, एडिटर का और एडमिन का। ऐसे कौन से काम हैं जो ऑथर तो कर सकता है पर एडिटर नहीं कर सकता, एडिटर तो कर सकता है पर ऑथर नहीं कर सकता, एडमिन तो कर सकता है पर सब्सक्राइबर नहीं कर सकता। मुझे सबका आपने वाज़ेह डिफरेंस बताना है कि सर सब्सक्राइबर की ये रोल हो सकता है, कंट्रीब्यूटर का ये रोल हो सकता है, ऑथर का ये होता है, एडिटर का ये होता है और एडमिन का ये होता है। ये मुझे आप लोगों ने मंडे को आके बताना है। मैं आपसे पूछूंगा कि रोल्स क्या क्या होते हैं और हर रोल की क्या क्या ड्यूटी होती है, यानी कि जितने भी यूज़र हैं उनके क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे करके दिखानी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अपना कोई भी यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रीब्यूटर और ये क्या फ़र्क होता है इसके अंदर। तो यहाँ से आप कोई भी नया यूज़र जो है क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, उसका नाम डालोगे, ईमेल, वेबसाइट, उसका रोल लिखोगे, उससे क्या रोल देना है और ऐड, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह से हम यूज़र बासानी क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल आ जाएगी यूज़र की। इसके बारे में हमने बात की थी कि हम कलर्स वगैरह और पासवर्ड वगैरह जो है वो यहाँ से पिक्चर शिक्चर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी टूल्स और सेटिंग। जी ये टूल्स और सेटिंग के थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन है, आज ही कर लें या फिर बाद में करें? सर बाद में। सर अभी कर लेते हैं। बाद में कर लें सर। जी जो लोग कहते हैं कि अभी कर लें वो हैंड रेज करें। कितने हो गए जी? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 लोगों का वोट है कि अभी। जी जो लोग कहते हैं कि सर बाद में कर लेंगे वो लोग हैंड रेज करें। ये तो डबल लोग हैं 15 लोग हो सारे गए। बारी सर धांधली होगी। धांधली नहीं, ये मेजोरिटी का फैसला करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने यहाँ तक जो काम है ना करना है, उसके बाद ये टूल्स के कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब इसके अंदर फिर हम जब करेंगे तो फिर हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ज़्यादा। ठीक है, और सेटिंग्स के काफ़ी ज़्यादा, जनरल सेटिंग में, राइटिंग में क्या होता है, रीडिंग में, डिस्कशन में, मीडिया, परमानेंट प्राइवेसी। तो पॉसिबल है कि हमारी थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन इस पे चल जाए क्योंकि इनके ऑप्शन ज़्यादा हैं। और जनरल राइटिंग रीडिंग के अंदर मैं जाता हूँ तो फिर आगे मुझे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम फिर ये ऑप्शन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने यहीं तक इस चीज़ को रखना है। और आपको जो असाइनमेंट दिया है मैंने आपसे लाजमी पूछना है कि रोल क्या क्या होते हैं और हर रोल की क्या क्या अथॉरिटी होती है। बस ये आप लोगों ने मुझे बताना है, क्या रोल है और उसकी क्या क्या काम वो करवा सकता है, अथॉरिटी क्या होती है, फ़र्क क्या है इनमें। सर ये सारे यूजर पहले 1 बाय 1 ऐड करने पड़ेंगे?